एक अटैक में पूरे काशी में 1000 मंदिरों का नाश हुआ और वहाँ जो धन था वो 18 ऊँटों पे और 300 हाथियों पे लाद के उसको ले जाया गया। वहाँ पे मृत्युशैया पे जब शिवाजी महाराज थे तो उनको बोला गया कि आप प्रस्थान करो खुशी खुशी आप, तो उन्होंने कहा कैसे मुझे खुशी होगी, काशी विश्वनाथ अभी भी बंधक बने हुए हैं। जब इतिहासकार एक बावर्ची बन जाता है कि राजा बोलेगा स्वाद अनुसार इतना नमक डालो, इतना हींग डालो, तो उसी प्रकार आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के राजा को प्रसन्न करने के लिए जो खाना पका के परोसते हैं, वही हमारे इतिहास में होता रहा। दिल्ली में हर छोटा मोटा लोधी खिलजी, इसका कोई सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट तो है ही नहीं, वो तो आतताई थे। उनका सारा डिटेल्स हमें पता चलता है, कौन किसके बाद आया, किस ईस्वी में कौन मरा, वो सारी चीज़ें हमें कंटस्ट किए जाते हैं। पर दक्षिण भारत के इतने सारे महान वंश हों या पूर्वोत्तर के वंश हों, इनके बारे में एक राष्ट्रीय जनमानस में बहुत कम अवेयरनेस है। शिव जी तो समाधि में लीन रहते हैं, वो उनको किसी वैराग्य प्रिय हैं, उनको किसी चीज़ की उतनी चिंता नहीं है, इसे 22 साल हो 22,000 साल हो, वो तो समाधि में बैठे रहेंगे। पर माँ ऐसी नहीं है। श्रृंगार गौरी जब उनके खुद के पिता दक्ष ने उनके पति का इंसल्ट किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना आहुति दे दिया था, तो यहाँ उनका इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। नॉर्मल लोग क्या होता है, क्या है छोड़ो यार इस झंझट, बट इनको इन्हीं की भाषा में समझाना लीगली भी और सार्वजनिक रूप से भी जरूरी है। तुम हारो, माफ़ी मांगो, और वो जो है हम लगाएंगे सोशल मीडिया पर, दिखाएंगे कि ये देखो ये प्रपंच प्रोपेगेंडा कर रहे थे हमारे अगेंस्ट और इनकी ये बुलीज के साथ डील करने का यही, उनसे प्रेम और सौहार्द के साथ नहीं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास की यदि हम बात करें तो इसमें मुझे वस्तुतः 4 धाराएं दिखती हैं, जो वस्तुतः 4 गंदी नालियां आप कह सकते हैं। पहली धारा है कांग्रेसी विचारकों द्वारा लिखी गई इतिहास की पाठ्यपुस्तकें, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। दूसरी धारा या नाली है वामपंथियों द्वारा लिखे गए शोध ग्रंथ। तीसरी नाली जो है वो है कि अंग्रेजी जो शोधकर्ता अपने आप को स्वघोषित हुआ करते थे, मैक्स मूलर टाइप के या डॉक्टर विलियम जोन्स के, जिसको आधार बना करके कांग्रेस या वामपंथियों ने बाद में बिल्डअप किया। और चौथी गुप्त धारा है जिसमें एक्चुअल इतिहास को हमसे दूर रखा गया है। जो छिटपुट इधर उधर लिख रहे थे कुछ लोग, उनकी किताबों को कभी आगे नहीं आने दिया गया। उनको ना सेमिनार में जगह मिलती है, ना इंटेलिजेंसिया में, ना रॉयल इंग्लैंड सोसाइटी जैसे जगहों पे, कहीं पे कुछ नहीं मिलती। लेकिन वर्तमान में कुछ इतिहासकार आ रहे हैं जिनकी मतलब आप कह सकते हैं कि पहला उनका विषय इतिहास नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें इस तरह के इतिहास के पन्नों को वापस लाना चाहिए और आज के समय में हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसको तो स्थापित करना ही है, लेकिन जो हमारे शत्रुओं का जो दमनकारी इतिहास रहा है, जिसको बहुत ही रोमांटिसाइज करके पढ़ाया जाता है, अरे हमने रेल लाइनें बिछा दी, फलाना ढिमका कर दिया, उसको भी हमें दिखाने की आवश्यकता है दूसरे दृष्टिकोण से, जो सही और उचित दृष्टिकोण है। इसी में विक्रम संपत जैसे लेखक आते हैं जिन्होंने लगातार एक के बाद एक विषय उठाया और उस पर पुस्तकें लिखी है। उनकी लेटेस्ट पुस्तक जो है वो ज्ञानवापी इशू के ऊपर है, जो हम स्क्रीन पे भी डाल रहे हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। सबसे पहले मैंने जो आरंभ में बोला कि 4 धाराएं या नालियां हैं, उससे आप कितने सहमत या असहमत हैं? नमस्ते अजित जी, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एडमायरर हूँ। आप जिस बेबाकी से और धैर्य से अपनी बात रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे कॉमनर्स तक सबका पोल खोल के रख देते हैं, तो उसके लिए साधुवाद आपको। आपने बहुत सही बोला कि भारतीय इतिहास में इससे पहले भी, और ये एक आयरॉनिक एक बात है कि ब्रिटिश सरकार के ज़माने में भी, जब आपने विलियम जोन्स की बात की, उसी ज़माने में जेम्स मिल ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, जिसमें पूरी तरह से भारतीय सभ्यता हो, संस्कृति और इतिहास को बहुत ही उसका दमन करके उसको लिखा गया। और उसके इन प्रोटेस्ट टू दैट बहुत सारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, खासकर उस समय में महाराष्ट्र से जो आते थे, उन्होंने अनोनिमस आर्टिकल्स लिखे,
क्योंकि देश तब गुलामी के दौर से गुजर रहा था। तो द फर्स्ट हिंदू, द सेकेंड हिंदू, द थर्ड हिंदू, ऐसे रिबटल्स न्यूज़पेपर्स में छापे जाते थे। तो इसी से 19th सेंचुरी में जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों की जो धारा है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, उसका एक वर्ग इस्टेब्लिश हुआ। तो द आयरनी इज़, हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए भी एक ऑल्टरनेटिव पक्ष उस ज़माने में रख पाते थे, जिसकी श्रृंखला में बहुत सारे लोग आए। महाराष्ट्र में से पहले वी.के. रजवाड़े हों, भांडारकर जी हों, और फिर बंगाल से आर.सी. मजूमदार और जदुनाथ सरकार जी, ये सारे लोग उसी क्रम में आने लगे। पर दुर्भाग्यवश ये बात है कि स्वतंत्रता के बाद, जबकि सारे जो अलग अलग धाराएं हैं इतिहास की, इसको एक एनकरेज करना चाहिए था, एक ही मोनोक्रोमैटिक जो धारा थी वो वामपंथी इतिहासकारों की जो आइडियोलॉजिकली टेंटेड हिस्टोरियोग्राफी, वही उसी का दबदबा रहा। और कांग्रेस और वामपंथ का जो आपने मिश्रण बताया, पर्टिकुलरली इंदिरा गांधी जब से लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से अपनी सरकार चलाने लगीं, और लेफ्ट फ्रंट हमेशा समझता है कि अगर हमें सत्ता भी न मिले, लोगों के मन का कब्जा करना ही उनका मेन प्रमुख एक उद्देश्य रहता है। और राइट फ्रॉम ग्रामशी और जो फ्रैंकफर्ट स्कूल, उस ज़माने से वही थ्योरी चलता आ रहा है कि पॉपुलर कल्चर, मीडिया हो, इंटेलिजेंसिया हो, एकेडमिया हो, तो इस पे किस तरह से कब्जा करना है। तो ICHR का भी जो गठन हुआ, तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ स्कॉलरशिप को बिल्कुल कुचला गया। और जो लोग ये साहस भी कर पाए, खासकर जो सिस्टम के अंदर रह के कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में हो या कहीं और, तो दे हैड टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। जो ये सब करते थे, उनकी नौकरियां चली जाती थी, उनको फेलोशिप्स नहीं मिलते थे और प्रमोशंस नहीं मिलते थे। तो एक गवर्नमेंट यथा राजा तथा प्रजा फॉर्मेट बन गया था। और नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, वो एक प्रोटोटाइप था कि सारे जो इतिहासकार हैं इसी पे अपना काम विस्तृत आप करें। तो जब इतिहासकार एक बावर्ची बन जाता है कि राजा बोलेगा स्वाद अनुसार इतना नमक डालो, इतना हींग डालो, तो उसी प्रकार आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के राजा को प्रसन्न करने के लिए जो खाना पका के परोसते हैं, वही हमारे इतिहास में होता रहा। इसके बावजूद उस ज़माने में सीताराम गोयल जी हों या राम स्वरूप जी हों या धर्मपाल जी हों, कॉनराड एल्स्ट हों, और मीनाक्षी जैन जी और कॉनराड एल्स्ट जी अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन सारे महानुभावों की श्रेणी में आके हम जो अभी के जनरेशन के इतिहासकार हैं, हम अपना योगदान कर रहे हैं। और आज राष्ट्रवादी इतिहास की जो धारा है, वो थोड़ा थोड़ा पनपने का और सांस लेने की कोशिश आज हो रही है। आप क्या मूलतः इतिहासकार ही थे, इसी फील्ड से आते हैं, या फिर आपकी एजुकेशन किसी और तरह से थी? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा, पहले मैंने बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया, फिर गणित में मास्टर्स किया, और फिर MBA मैंने किया SP जैन से फाइनेंस में, और ऑलमोस्ट 9-10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में भाड़ झोंकता रहा। पर बचपन से इतिहास और शास्त्रीय संगीत, ये दो चीज़ें थी जो हमेशा मुझे आकृष्ट करती रहीं। और इतिहास में मेरा जो एंट्री था, वो शायद 12-13 साल की आयु में मेरी शुरू हो गई अकस्मात। तो उस ज़माने में आपको शायद याद होगा कि दूरदर्शन में एक स्वॉर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान नाम का एक सीरियल आता था, और वो एक ही चैनल था जो हम सब लोग देखते थे, संजय खान द्वारा निर्मित। उसमें अगर आपको याद होगा तो मैसूर के राजवंश, हिंदू राजवंश, जो वाडियार परिवार है, और मैं बेंगलोर से आता हूँ, तो उसको बहुत ही निम्न तरीके से दिखाया गया। महाराजा को एक ओबीस पर्सन जो राज नर्तकी के साथ नृत्य कर रहा है, मॉक करते हुए, और महारानी को एक हमेशा वो स्कीमिंग कन्नाइविंग वुमन, उस तरह से उनकी प्रस्तुति हुई। और इस पे पूरे कर्नाटक में काफ़ी प्रतिशोध हुआ, क्योंकि आज भी 70 साल के बाद भी जो राजवंश है, उसके प्रति कर्नाटक के लोगों में बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। क्योंकि आज जो कर्नाटक एक पावर हाउस है, इकोनॉमिक पावर हाउस या IT हब जो बेंगलोर बन गया है, वो सब
उसके नींव वाडियार राजवंश के काल में रखा गया। बहुत सारे नालवड़ी कृष्णराज वडियार, जिनको गांधी ने खुद राजर्षि नाम से संबोधित किया, सर एम विश्वेश्वरैया हों, जिनका नाम कुछ लोग प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, सर मिर्ज़ा इस्माइल जैसे दीवान। तो ये बहुत सारे एक एनलाइटेंड एक राजवंश था। उसको इस तरह से दिखाना सिर्फ इसलिए कि टिप्पू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली, जो एक्चुअली जिन्होंने सिंहासन हड़प लिया था वाडियार परिवार से, तो ये लोगों के जहन में अच्छे से नहीं उतरी थी। तो उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और मैं 12-13 साल का लड़का था तब। और इतिहास जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता था, उससे मैं बिल्कुल आई हेटेड इट। और सबसे ज़्यादा पनिशमेंट्स अगर स्कूल में किसी सब्जेक्ट के लिए मिला है, वो इतिहास के लिए ही था कि हर वक्त क्लास के बाहर नील डाउन करो, पनिशमेंट लो, यही होता था। पर ये जो प्रतिशोध सब बढ़ रहे थे, और उस वक्त आपको याद होगा स्टूडियो में आग लग गई थी और संजय खान का चेहरा भी जल गया था। और लोकल कन्नड़ा के जो समाचार पत्र थे, उसमें ये रोचक कहानी आती थी कि ये वाडियार का श्राप है, इसीलिए आपको ये हुआ। तो एक लड़का जिसको इतिहास से उस समय उतनी रुचि नहीं थी जिस तरह पढ़ाया जाता था, मुझ में एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया कि ये सच को जानना है। और तब मैंने सोचा नहीं था कि ये किताब लिखने के लिए या ऐसा कुछ करने, सिर्फ सत्यान्वेषण करने के लिए। और ये पूरा एक फैमिली प्रोजेक्ट बन गया। मेरे माता पिता हों या मेरी नानी हो, हम सब हर वेकेशन में हम मैसूर जाते थे। मैसूर से हमारा कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है। मेरे पिताजी तमिल भाषी हैं, मेरी माँ महाराष्ट्रियन है, और हम कर्नाटका में कई जनरेशन से रह रहे हैं केवल। तो मैसूर कुछ आकर्षण था कि हर वेकेशन वहाँ जाओ, राज परिवार के लोगों से मिलो, वहाँ के पुराने इतिहासकारों से मिलो, वहाँ के अभिलेखागार, वहाँ से दस्तावेज़ ढूंढो। और ये पागलपन 10 साल तक चला कि पहले सिर्फ वो एक राजा और रानी के बारे में जो रुचि थी, वो धीरे धीरे पूरा राज परिवार जो 600 साल तक राज किया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग रॉयल हाउसेस। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स थे, वैसे दक्षिण भारत में वाडियार परिवार था। तो मैंने कलेक्ट ही करता रहा, सब एक स्क्रैप बुक अपना बना के अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए रखा था। फिर धीरे धीरे जैसे ही बुद्धि थोड़ा बढ़ते गया, तो मुझे पता चला कि अरे मैसूर के इतिहास में एक नेशनल लेवल पे एक भी किताब नहीं है। और ये एक और हमारी जो इतिहास लेखन, इसका एक मेन प्रॉब्लम है कि दिल्ली सेंट्रिक इतिहास, दिल्ली में हर छोटा मोटा लोधी खिलजी, इसका कोई सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट तो है ही नहीं। वो तो आतताई थे, उनका सारा डिटेल्स हमें पता चलता है, कौन किसके बाद आया, किस ईस्वी में कौन मरा, वो सारी चीज़ें हमें कंठस्थ किए जाते हैं। पर दक्षिण भारत के इतने सारे महान वंश हों या पूर्वोत्तर के वंश हों, इनके बारे में एक राष्ट्रीय जनमानस में बहुत कम अवेयरनेस है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 10 साल वो करने के बाद मैंने सोचा कि इसको एक किताब के तौर पे लाया जाए। और 16 साल पहले 2008 में मेरी पहली किताब आई, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वोडेयार्स। और मैं सोचा ये वन बुक वंडर है, ये ख़त्म करने के बाद मैं फिर से अपना कॉर्पोरेट जॉब में चला जाऊंगा, रोज़ रोते रोते कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी किसी अमेरिकन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हुए। पर शायद नियति को कुछ और ही उसके प्लान्स थे। उसके तुरंत बाद दो और किताबें मेरी आई जो संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। एक शास्त्रीय संगीत जो मैं सीखता आ रहा हूँ 20-25 साल तक। मैंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का अध्ययन बहुत सारे महान गुरुओं के अंडर लिया है, श्रीमती बॉम्बे जयश्री जी और डॉक्टर जयंती कुमरेश, विद्वान डीवी नागराज जैसे लोग। तो एक था गौहर जान नाम की एक संगीतकार, जो भारत की सर्वप्रथम महिला और सर्वप्रथम कलाकार थी जिन्होंने अपना वॉइस कमर्शियली रिकॉर्ड किया था ग्रामोफोन पे 1902 में, जब ग्रामोफोन कंपनी भारत आया। तो उसकी जीवनी अकस्मात ऐसे ही मैंने लिखा, और वो उस किताब ने मेरी जीवन की धारा ही बदल दी। तो उसके बाद उसी किताब के लिए मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, न्यूयॉर्क में एक अवार्ड मिला। और उसी किताब के बारे में मैं कई जगहों पे लेक्चर्स देता आ रहा था। तो ऐसे ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड पहुंच गया एक बार भाषण देने के लिए इस विषय पे। तो बाय चांस वहाँ ऑडियंस में
हिस्ट्री और म्यूज़िक के जो स्कूल और हेड ऑफ स्कूल्स थे वो भी बैठे थे। तो भाषण के बाद वो मुझसे मिले और पूछे कि आपने इतना संशोधन ऑलरेडी कर लिया है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसको एक पीएचडी के तौर पे आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? तो मैंने कहा सोचा तो नहीं, अगर आप बताएंगे कैसे तो करेंगे। तो उन्होंने कहा हम दिला देंगे। मैंने कहा ऑनररी मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू गो थ्रू द रिगर। तो और मेरा किस्मत ये भी अच्छा था कि वहाँ एक भारतीय इतिहासकार थे प्रोफेसर सिंघल, जो मरने से पहले एक बिक्वेस्ट दे के वो मर गए थे कि कोई भी एक भारतीय स्कॉलर अगर यहाँ आए तो उसका पीएचडी करने के लिए जो जो फीस वगैरह है वो उसकी भरपाई हम करेंगे, स्पॉन्सर। तो और लकीली वो 6 महीने में वो बिक्वेस्ट एक्सपायर होने वाला था, तो वो विश्वविद्यालय भी तत्पर था कि कोई भारतीय आए इसको हम दे दें। तो देखिए कैसे संयोगवश सारे जो ग्रह है एक साथ मिल जाते हैं। और 4 साल मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में इतिहास और संगीत दोनों का एक मिश्रण, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पीएचडी भी किया। और उससे मुझे ये भी एक, तब तक 3 किताबें आ गई थी और काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना कॉर्पोरेट करियर पूरी तरह से छोड़ दूं और अपना पूरा समय बतौर एक इतिहासकार और लेखक के तौर पे अपना जीवन को समर्पित उसी काम में कर दूं। तो ये काफ़ी मुश्किल था। एक हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, बहुत ही मुश्किल से उस ज़माने में जीवनोपाय भी होता था। उसके बावजूद आई थिंक मेरे माता पिता भी, उनको सारा श्रेय जाना चाहिए कि बचपन में भी जब हर वेकेशन में मैसूर लेके जाते थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि इसका क्या यूज़ है, इससे पढ़ाई लिखाई में अवरोधक है ये, इससे कुछ फ़ायदा तो है ही नहीं, इतिहास के क्लास में तो तुम बाहर पनिशमेंट खाते रहते हो, इसका लिखने का क्या मतलब है। उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और उन्हीं की बदौलत आज मैं जो भी हूँ बन पाया हूँ। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब हम लोग की जनरेशन में माँ बाप को भूल जाते हैं श्रेय देना और स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो नई पुस्तक आपने लेटेस्ट जो लिखी है ज्ञानवापी के ऊपर, पिछले 1-2 वर्षों से अच्छा खासा मतलब अच्छी खासी चर्चा हो रही है और एएसआई की रिपोर्ट आई, बाकी हमारे जैसे लोगों ने, बाकी लोगों ने ट्विटर पे थ्रेड्स लिखे, ये सब कुछ हुआ। इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं है? तो ये पुस्तक भी अजीत जी संयोगवश ही हुआ। मैं उस वक्त हैदर और टीपू के बारे में एक विस्तृत एक किताब जो इसी साल में आने वाली थी उस पे काम कर रहा था और ऑलमोस्ट वो 90% ख़त्म भी हो चुकी थी वो काम। तो बाय चांस मैं पौंडीचेरी लिट फेस्ट गया था और वहाँ विष्णु शंकर जैन जी से भेंट हुई। पहले भी मिल चुका था पर उस दिन ऐसे ही डिनर के वक्त हमें बात करने का मौका मिला और उन्होंने कि वो कितने पैशनेट है इस सब्जेक्ट पे, तो काफ़ी सारे दस्तावेज भी उन्होंने दिखाए। वो जेम्स प्रिंसप का जो मैप था वो सब दिखाया कि अष्टमंडप विश्वनाथ का मंदिर ऐसा है। और उनके आंखों में और ध्वनि में थोड़ी पीड़ा भी थी कि जबकि लोगों को जनमानस में अयोध्या का इतिहास हो या मूवमेंट के बदौलत लोगों को पता तो है थोड़ा बहुत, पर काशी का ज्ञानवापी, हालांकि अब न्यूज़पेपर्स और चैनल्स और सोशल मीडिया में रोज़ इसका कोई ना कोई चर्चा होता ही रहता है। एज वी स्पीक आई थिंक अदालतों में कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। व्यास जी का तहखाना खुल गया, कुछ और हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट। पर कॉमन पीपल को अगर हम पूछें कि आपको क्या पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, इस केस का ही इतिहास क्या है और हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और ये क्यों हमारे एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग हो या हिंदू जागृति हो इसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो पता नहीं कितने लोगों को वो पूरा जो परिवेश है वो मालूम होगा। तो पहले तो उन्होंने बोला कि आप इसके बारे में आर्टिकल्स लिखिए ताकि लोगों में जागृति पैदा हो। मैंने जैसे शुरू किया मैंने देखा कि इसमें इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारे लेयर्स हैं, तो आर्टिकल्स इसका इट विल नॉट डू जस्टिस टू इट। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सिर्फ ये लीगल हिस्ट्री, अदालती जद्दोजहद, उसको एक सेक्शन तो है, पर उससे पहले ये स्थापित करना है कि काशी का महत्व क्या है, उसका जो पुरातन इतिहास है वो क्या चीज़ है।
और जैसे बोलते हैं ना, जब हमारी नीयत साफ़ होती है तो पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी तरह आपकी मदद करना शुरू कर देता है। तो बाई चांस अगेन मैं इतना फॉर्चुनेट था कि जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री अभिनव शंकर भारती जी, जो श्रृंगेरी कूडली संस्थानम के पीठाधिपति हैं, 72nd पीठाधिपति, अकस्मात उनसे संपर्क सोशल मीडिया से हो गया और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप काशी पे किताब लिखने का सोच रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि उनसे बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई और उन्होंने मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे से किया मेरा, कि उन्होंने कहा कि सिर्फ इतिहास तो एक बात है, पर शिवलिंग को लेके भी अब ये लिंग पूजा है, ये तो फैलस वर्शिप, ऐसे ही हमें एक तरह से रिडिक्यूल किया जाता है वेस्टर्न। और जब वज़ू खाने से शिवलिंग भी निकला था तब भी आप लोग तो हर चीज़ की पूजा करते हैं, ये तो फैलस है वगैरह। तो उन्होंने कहा एक इसोटेरिक मीनिंग कि शिवलिंग का मतलब क्या है, हमारे पुराणों में उसका क्या उल्लेख है, उस पर काफ़ी मेरा ज्ञानवर्धन उन्होंने किया। और साथ ही मुझे हमेशा लगता है कि इतिहासकार को जो मूल ग्रंथ हैं, जो मूल भाषाओं में लिखी जाती है, उसको एक्सेस करना चाहिए, नॉट द ट्रांसलेटेड नहीं। हाँ, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ही हो जाता है मोस्ट ऑफन। और वेस्टर्नर्स ट्रांसलेट करते हैं, और संस्कृत ऐसी भाषा है जहाँ हर पद का शब्द का 10 मतलब होता है, डिपेंडिंग ऑन Contextual meaning अलग होता है। कंटेक्स्ट। हाँ, तो और एज अ मॉडर्न हिस्टोरियन मेरी संस्कृत या प्राकृत, पाली, तमिल, ये सेंट तमिल, इन सबको सीखते सीखते शायद 2-4 जन्म लग जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि कोई संस्कृत का विद्वान हो, पंडित हो, उनके साथ कोलैबोरेट करके किया जाए। तो मैंने शंकराचार्य जी को भी वही बोला, तो उन्होंने 2 बहुत ही अच्छे विद्वान जो बेंगलोर में ही रहते हैं, प्रोफेसर कन्नन और डॉक्टर मीरा, इनसे मेरा संपर्क करवाया। और ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स बहुत सारे जो पौराणिक लिटरेचर थे, शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण जो मेन ये था, इन सब में जो जो काशी का वर्णन है उसका अनुवाद करने में उन्होंने मेरी मदद की। साथ ही बहुत सारे संस्कृत निबंध या लॉन्ग फॉर्मेट कॉम्पोजिशंस जो अलग अलग कालखंडों में जो लिखे गए। 11वीं शताब्दी में लक्ष्मीधर नाम का एक मंत्री था जो गाहदवाल राज्य में गोविंद चंद्र का मंत्री था, महामात्य। तो उसने एक कृत्यकल्पतरु नाम का एक बहुत लंबा एक निबंध लिखा था जिसमें काशी महात्म्य का बहुत ज़्यादा वर्णन था। इसी तरह 1460 में वाचस्पति मिश्रा, ये अलग हैं, वो अद्वैत वाला वो नहीं है, बिहार से ही आते हैं, मिथिला से। तो उन्होंने तीर्थ चिंतामणि नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें गया का बहुत ज़्यादा वर्णन था, बट काशी का भी था। इसी तरह नारायण भट्ट जो महान संस्कृत के पंडित थे, जिनको जगत गुरु कहा जाता था उस ज़माने में, उन्होंने त्रिस्थली सेतु नाम की एक किताब लिखी जो 1560-70 के दशक में, तो उसमें भी काशी का बहुत ज़्यादा वर्णन था। और मित्र मिश्रा जिन्होंने तीर्थ प्रकाश लिखा, तो उनका भी एक खंड जो काशी पे था। और साथ ही जो परिशिष्ट डाले गए, स्कंद पुराण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट परिशिष्ट जो 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया, काशी खंड। और फिर काशी रहस्य जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में डाला गया। इसी तरह वायु पुराण का एक परिशिष्ट जिसको कहते हैं आनंद कानन महात्म्यम। तो इन सारे जो इतने सारे संस्कृत के जो कृतियां हैं, उन सब का अनुवाद इन्होंने मुझे मदद की। साथ ही पर्शियन टेक्स्ट, उसका भी मैंने ओरिजिनल्स में अनुवाद करवाया कुछ और लोगों से, जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स थे, अलबरूनी, इब्न बटूटा और मिनहाज सिराज, फिरिश्ता, हसन निज़ामी, इन सब के जो बखान थे। और फिर फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, पीटर मंडी नाम के एक ब्रिटिश फैक्टर, और फिर एक फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट तवर्नियर, और निकोलो मनुची जो वेनिशियन ट्रैवलर थे। ये जब वाराणसी आए अलग अलग कालखंडों में, और उन्होंने अपने आई विटनेस अकाउंट्स बताया कि विश्वनाथ का मंदिर कैसा था। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हमारे जाने के 1-2 साल बाद औरंगज़ेब ने इसका ध्वंस कर दिया था। और औरंगज़ेब का खुद का मासिर आलमगिरी जो सबको पता है कि ये एक टेक्स्ट है, पर इसमें मासिर आलमगिरी के अलावा इन सारे जो दस्तावेज़ और कृतियाँ हैं, इनका मैंने परिशीलन बहुत ही बारीकी से करने की कोशिश की, और इसमें खासकर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड
काशी के बारे में तो इससे 10 गुना बड़ा ग्रंथ लिख सकते हैं, सबसे पुरातन लिविंग सिटी है वो। पर विश्वनाथ मंदिर उस पे फोकस लगा के उसमें जो जो था वो सारे इंफॉर्मेशन उद्धृत किया। और लीगल रिकॉर्ड्स तो ब्रिटिश अदालतों में 1810 से कंटेस्टेशन चलता रहा, पर जब से अवध ब्रिटिश के राज के सुपुर्द आया तो सारे कोर्ट्स में जो दस्तावेज थे उसका भी वर्णन है उसमें। और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जो अदालती दस्तावेज हैं जो विष्णु जी ने बहुत जनरसली मुझे दिया, उन सब का अध्ययन भी किया। तो 2 केसेस जो चल रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक 1991 का सिविल सूट जो 22 साल तक अटका रहा और अब जाके उसको फास्ट ट्रैक किया गया है, और दूसरा जो हरि जी और विष्णु जी ने 2021 में दायर किया है, श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए। तो ये 2 केस, इसके उतार चढ़ाव जो जो हुए हैं उसका विस्तृत वर्णन, और किताब ख़त्म होता है ASI सर्वे रिपोर्ट तक जो जनवरी में ही सार्वजनिक किया गया। पर ये ऐसा एक केस है जो किताब जब पब्लिशिंग के लिए गया तब तक ऑलरेडी वो व्यास जी का तहखाना खुल गया था। तो मैं वही सोच रहा था कि हर एडिशन में इसके अलग अलग परिशिष्ट जुड़ते जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से महादेव आगे बढ़ रहे हैं। और हरि जी ने एक बहुत ही रोचक चीज़ बताई कि 1991 वाली जो केस थी वो आदि विश्वेश्वर के नाम से दर्ज किया गया। अब हमारे लीगल इसमें भी भाषा में द डेटी इज अ लिविंग एंटिटी, हाँ, तो राम लला विराजमान, तो रिप्रेजेंट हाँ नेक्स्ट, और उसको माइनर की तरह ट्रीट करके नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड, आप जो मेरे फ्रेंड हैं वो मेरे बिहाफ से वो लड़ रहे हैं। तो विजय रस्तोगी जी जो 1991 केस आदि विश्वेश्वर के नाम से डाला कि ये मेरी जगह है पूरा जो द एंटायर कॉम्पाउंड, और इसको मेरे भक्तों के लिए वापस आप कर दो, तो वो लटका रहा 22 साल तक। बट ये वाला दूसरा केस जो 2021 जो 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया माँ श्रृंगार गौरी के नाम पे, तो वो फटफट से आगे बढ़ने लगा। तो हरि जी वही बोल रहे थे कि शिव जी तो समाधि में लीन रहते हैं, वो उनको किसी वैराग्य प्रिय है, उनको किसी चीज़ की उतनी चिंता नहीं है, इसे 22 साल हो 22,000 साल हो वो तो समाधि में बैठे रहेंगे। पर माँ ऐसी नहीं है। श्रृंगार गौरी जब उनके खुद के पिता दक्ष ने उनके पति का इंसल्ट किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना आहुति दे दिया था, तो यहाँ उनका इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो इसलिए फटफट से जो केस है आगे बढ़ता गया। और उसी के बदौलत एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ 22 में, और उसके बाद ASI सर्वे। तो ये इस पूरे एक रिसर्च प्रोसेस का भी वर्णन है, और इस किताब में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उसका जिक्र है। वही मैं पढ़ रहा था, तो फिर उसमें आपने मतलब गौतम बुद्ध के काल से लेकर के महाभारत के काल में काशी का और इसका वर्णन है। उसके बाद फिर इस्लामिक आक्रांता आते हैं पिक्चर में, फिर अंग्रेज़ आते हैं, उसके बाद कैसे कैसे करके बदला। मुसलमान सब जानते हैं कि आक्रमण हुआ, तोड़ा, दे सेलिब्रेटेड। एक जगह तो है नहीं, वहाँ गूगल मैप ही हम सर्च कर लें तो वहाँ काशी में दुर्भाग्य से मंदिर से अधिक मस्जिद हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े तो कितने हैं काशी में, इन एंड अराउंड, ये सब सबको पता है। और वो आक्रमण जो पहले फिजिकल होता था वैचारिक में बदल गया। अभी भी हमें दिख रहा है कि दीवार क्या है, और स्टिल उसके लिए वी हैव टू फाइट फॉर इट। तो ये जो एटीट्यूड है कुछ लोगों का, एक विशेष मजहब का, उसको लेकर के थोड़ा सा इतिहास भी बताइए संक्षेप में ही, लंबा नहीं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो अटैक हुआ विश्वनाथ मंदिर पे वो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और हसन निज़ामी बताते हैं कि उस एक अटैक में पूरे काशी में 1000 मंदिरों का नाश हुआ, और वहाँ जो धन था वो 18 ऊँटों पे और 300 हाथियों पे लाद के उसको ले जाया गया वहाँ पे। तो किस तरह से एक डिस्ट्रक्शन हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके तुरंत बाद 1236 और 1240 के बीच में रज़िया सुल्तान ने एक मस्जिद वहाँ बना दिया। 4 साल में उसको इतना वक्त तो मिल गया कि वहाँ जाके अपने नाम से एक मस्जिद जो आज भी खड़ी है वहाँ पे, रज़िया मस्जिद, जो कुछ लोग मानते हैं कि वो है मूल विश्वेश्वर स्थान, क्योंकि उसके बिल्कुल नज़दीक पे आदि विश्वेश्वर का भी एक मंदिर
जयपुर के सवाई जय सिंह ने बनवाया था। तो और फिर उसके बाद थोड़े दिन तक शांति बनी रही और जौनपुर के शार्की नवाब आके फिर से ध्वस्त करते हैं। खिलजियों का दबदबा रहता है। सिकंदर लोदी 1494-96 के बीच में पूरे काशी को फिर से ढह देता है और फिर 80-90 साल तक सब कुछ रूइंस में ही रहते हैं। उसके बाद एक आविर्भाव होता है नारायण भट्ट के ज़माने में 1580 के आसपास। तो वो जैसा मैंने बोला संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको मानने वाले बहुत थे और राजा तोडरमल उनके एक शिष्य थे। तो और अकबर का ज़माना था तो बाकी मुग़लों के कंपैरिजन में थोड़े सहिष्णु थे कंपैरेटिवली। वो मीनारें तो उन्होंने भी बनवाई हैं सरों से। वो तो उनका उत्तरार्ध और पूर्वार्ध अलग अलग है। एक में तो आतताई थे वो चित्तौड़गढ़ में जो उन्होंने किया वगैरह, पर उनके एक पेट्रनेज में ये 1580 में एक भव्य अष्टमंडप मंदिर जो जेम्स प्रिंसेप जिसका लिथोग्राफिक एविडेंस देते हैं वो बनवाया और वो भी बहुत साल तक 80-90 साल तक ही रहा क्योंकि 1669 तक औरंगज़ेब ने उसको तोड़ दिया पूरी तरह से। और उसके बाद भी उसमें बहुत सारे ओरल हिस्ट्रीज आते हैं कि वहाँ के जो ब्राह्मण पंडित हैं उनको पता चल गया था कि औरंगज़ेब आएगा और उसकी सेनाएं आएंगी, तो रातों रात शिवलिंग को वहाँ से निकाल के उसको वो ज्ञानवापी कुएं में उसको रख दिया था सुरक्षित। और उसके थोड़ा माहौल जब सुधरा उसके बाद वो शिवलिंग को वापस एक अपनी कुटिया में उसकी पूजा करते थे वगैरह। और बाद में बहुत सारे जो राजस्थान के राणास थे, रेवा के महाराजा हों या उदयपुर के राणा और जयपुर के राजा, वो छुप छुप के जाके औरंगज़ेब के काल में ही जाके इस कुटिया में उसकी पूजा करते ही आ रहे थे। और तब तक मराठा साम्राज्य का स्थापन हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे जब विश्वनाथ मंदिर ढहा गया, तो वो उनकी माँ जीजाबाई उनको इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने अपने बेटे को भी कहा कि अगर आप मर्द हैं तो आपका दायित्व बनता है कि काशी विश्वनाथ को लिबरेट आप करने का, आप दिस इज़ द गोल ऑफ द साम्राज्य। और दंत कथाएँ ऐसी भी कही जाती हैं कि मृत्युशैया पे जब शिवाजी महाराज थे तो उनको बोला गया कि आप प्रस्थान करो खुशी खुशी आप, तो उन्होंने कहा कैसे मुझे खुशी होगी, काशी विश्वनाथ अभी भी बंधक बने हुए हैं। तो ये जो एक फीलिंग था मराठा साम्राज्य में वो शिवाजी महाराज से लेके पूरे पेशवा काल में हम देखते हैं। मैंने किताब में बाजीराव पेशवा के पत्र हों या नाना साहेब पेशवा के पत्र हों, कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करते ही आ रहे थे मुग़लों के साथ, फिर अवध के नवाब के साथ, फिर ब्रिटिशर्स के साथ भी। माधवराव पेशवा के जो विल हैं उसमें भी उन्होंने यही एक बात कही है कि मेरे जो डिसेंडेंट्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि विश्वनाथ को लिबरेट किया जाए। और मल्हर राव होलकर ने एक पूरी सेना भी भेज दी थी ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ के उस पूरे इसको लिबरेट करने का, पर किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। फिर उनकी बहू हैं अहल्याबाई होलकर, उन्होंने वो जो कुटिया थी हाँ वहाँ पे एक शिखर विखर बनाए। वो नारायण भट्ट के जैसे उतना बड़ा शिखर तो था नहीं, पर फिर भी कुछ मंदिर के स्वरूप था वो। और उसी में 1836 के आसपास महाराजा रणजीत सिंह ने आके उस पर स्वर्ण मंडित उसको किया। और आज हम हिंदू और सिख अलग हैं, खालिस्तान मूवमेंट ये वो कहने वाले, पंजाब और सिख साम्राज्य के सबसे महान जो राजा थे रणजीत सिंह, वो जाके विश्वनाथ के प्रति अपना आदर भाव प्रस्तुत करते हैं। और जब वो अहमद शाह दुरानी को भी हरा देते हैं तो ये कहा जाता है कि वो एक टर्म्स में यही कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ के उसका जो द्वार गजनी ले गया था उसको मुझे वापस दे दो। तो आप सोचिए कि वो 20-25 साल के युवक थे, 800 साल पहले की जो मेमोरी थी कि ये हमारा मंदिर है, इसके अवशेष हमें वापस चाहिए, ये जो जज्बा था, ये फीलिंग था, वो गया ही नहीं था पूरे देश में। और काशी का भी इस किताब में जैसा मैं देखता हूँ 2 धाराएं हैं जो पैरेलल जा रही हैं। एक तो ये डिस्ट्रक्शन का, बहुत ही इसको लिखते हुए भी इतना और पढ़ते हुए पाठकों को भी वैसे ही लगेगा, बहुत ही क्रोध भी आएगा, दुख भी होगा, पर द अदर पार्ट विच इज़ ऑफ होप की रेजिस्टेंस हमने जो दिया, और ये सामान्य हिंदू हो, हिंदू राजवंश हो, सब ने दिए। तो 1194 में कुतुबुद्दीन ने जो किया वो सो किया,
पर कुछ ही दशक बाद 15 साल बाद सुदूर बंगाल का एक राजा विश्वरूप जो सेना वंश का है वो काशी आते हैं और बीचों बीच शहर के बीचों बीच एक विजय स्तंभ स्थापित कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत का दबदबा था तो पूरा एक भव्य मंदिर तो निर्माण नहीं कर पाए, पर उस स्तंभ में लिखा गया कि ये शहर विश्वेश्वर का शहर है। एक अपना स्टैम्प डालने का एक ये जेस्चर था वो। और कुछ 10-15 साल बाद गुजरात तो पूरब हो गया, पश्चिम में एक व्यापारी सेठ वस्तुपाल उस ज़माने में 1250 के दौरान 1 लाख रुपए देता है एक बड़ा सा मंदिर बनवाने के लिए। 1 लाख आप सोचिए आज के हिसाब में वो कितना होगा, तो और कितना भव्य मंदिर वो बन गया होगा उस। तो और दक्षिण की ओर जाते हैं तो मेरे राज्य कर्नाटका से होयसला एम्पायर के जो राजा थे वीर नरसिम्हा तृतीय, तो ये एक पूरा एक गांव जो है उसका दान कर देते हैं। हेब्बाले नाम का एक गांव 1270 के आसपास, और उसमें लिखा गया है कि इस गांव के दान से जो जो पैसा आएगा वो सारा पैसा जो है तीर्थयात्री उनका इस्तेमाल के लिए, ताकि वो जिजिया जो कर है जो दिल्ली सल्तनत को देना पड़ता है, हमारे लोग काशी जाके काशी विश्वनाथ की पूजा करने के लिए उनको दिल्ली सल्तनत को टैक्स देना पड़ता था, तो उसकी भरपाई के लिए इन्होंने वो एक गांव डोनेट कर दिया। और कहा उसमें एक शिलालेख भी है कि ये पूरे जो पैसे हैं हम विश्वेश्वर के चरण कमलों में मेरा अर्पण है। तो आज जो है नॉर्थ साउथ ये वो सब बोलते हैं कि साउथ इंडिया थिंक्स डिफरेंट वगैरह वगैरह, तो उस ज़माने में बंगाल का राजा हो या होयसला ये हो या गुजरात का वो व्यापारी, उसने ये नहीं सोचा ये तो अवध है, ये तो उत्तर प्रदेश है, वहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग है, हमें क्यों लेना देना उससे, ऐसा नहीं था। तो नेशन नहीं है क्या नहीं, ये यही तो है नेशन, एक सिविलाइजेशनल यूनिटी कि भारत के हर कोने के लोगों के दिल इन सारे क्षेत्रों के लिए धड़क रहे थे। उन्होंने ये नहीं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बिना सोचे हुए काशी मथुरा प्रयाग गया इन सब के बारे में, अयोध्या, इन सब के बारे में लोगों में जो आस्था थी वो कभी गई ही नहीं। और ये मुसलमान आक्रांताओं के आने के बाद जिस तरह काशी एक संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए जानी जाती, सारे जो पंडित थे वो दक्षिण भारत की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए। और ऐसे माहौल में 4 महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार, और आज ब्राह्मण इतने दूषित रहते हैं, पर ये ब्राह्मण परिवार मौनी, भट्टा, शेषा और धर्माधिकारी ये जाते हैं काशी में, वहाँ अपना बसेरा बसा के पुनरुत्थान काशी में एक जनमानस में काशी की कॉन्शियसनेस को पुनर्जागरण करने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के वो वहाँ काम करते हैं। और उसी भट्ट परिवार से आते हैं हमारे नारायण भट्ट, और उनके पोते हैं गागा भट्ट जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कराते हैं। अच्छा। क्योंकि तब तक तो हिंदू राज्याभिषेक के क्या रिचुअल्स हैं वो भी लोग भूल गए थे, क्योंकि 300-400 साल तक कोई हिंदू राजा था ही नहीं महान। तो गग्गा भट्ट इसको पूरा एक स्ट्रक्चर देते हैं। और रोचक बात यह है कि उसी परिवार में आए वो द्रविड़ दीक्षित, उन्होंने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी की। तो आप देखिए श्रृंखला और किस तरह सोचे समझे या ऐसे ही वही जो है परंपरा आज भी अनवरत जारी है। और तो ये बौद्धिक रूप से हो या क्षात्र रूप से हो, हम बार बार काशी को वापस लेने के लिए, राजा महाराजा हो, व्यापारी हो, पंडित हो, कॉमन मैन हो, सब लोग इस पे निरंतर। तो आज अगर कोई बोले कि अभी ये राजनीति से प्रेरित है, इसको वापस लेना, कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी आइडियोलॉजिकल संघ परिवार, ये इनका तो ये इसका शायद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर ये अब की बात नहीं है। ये हजारों सालों से हमारे जो पूर्वज हैं वो करते ही आ रहे हैं, और इसको वापस लेना एक तरह से मुझे लगता है हमारा पितृ ऋण भी चुकाने का एक काम है। नहीं, हमारे तरफ अभी भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसमें जब हम भिक्षाटन पे निकलते हैं तो माताएं पूछती हैं, सबसे पहले भिक्षा लेने जाते हैं माँ से, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो,
तो बच्चा बोलता है, उसको पंडित जी बोलते हैं कि बोलो काशी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो काशी का ये महत्व है कि हम विद्यारंभ संस्कार होता है यज्ञोपवीत, तो उसके लिए काशी का ही नाम लिया जाता है कि एक ही जगह है जहाँ से ज्ञान मिलता है। तो उस तरह से भी एक आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा का हृदय स्थली है काशी, और लगातार अनवरत जब से बसी है तब से बसी हुई है। ऐसे विश्व में मुझे लगता है एक पाटलिपुत्र आता है, वो भी गंगा के किनारे जब से बसा है तब से बसा हुआ है। और काशी तो ऑब्वियसली इट प्रीडेट्स टाइम एंड सब कुछ ये कहते हैं। आपने यज्ञोपवीत संस्कार का बोला, दक्षिण भारत, मुझे उत्तर भारत की शादियों का पता नहीं, पर दक्षिण भारत में आज भी शादियों में एक और रिचुअल होता है, काशी यात्रा। तो वरमाला डालने से बिल्कुल पहले जो ब्राइड ग्रूम है वो ही गेट्स एंग्री एंड सेज मैं काशी चला जाऊंगा, और उसका एक पूरा रिचुअल एक आज भी एक ड्रामा की तरह वो इनैक्ट करते हैं। उसके एक छड़ी और एक बैग वो सब लेके वो चला ही जाता है शादी के मंडप से, और फिर जो मनोहार करके उसको वापस बुलाया जाता है। पिता है, लड़की के पिता जाके उसका पैर वैर धो के नहीं मेरी बेटी को ले लो। तो आप जैसा आपने बोला, आई थिंक वो काशी का जो महत्व एग्जैक्टली हमेशा बाइंड करता है वो, मुझे लगता है हर तरफ से। वही आपने बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह के राजाओं ने जब भी वो समृद्ध हुए, शक्तिशाली हुए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमको उसको लिबरेट करवाना है या जीर्णोद्धार उसका करना है, जो भी हम कर सकते हैं। शिवलिंग के बारे में बताइए, ये जो इतना मतलब मिथक, क्योंकि यूट्यूब पे भी चलता है, तो हम लोग भी, अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ, अगर हम उसको लिंग और योनि ही मानते हैं तो ठीक है, वो फर्टिलिटी का सिंबल है और उसी से सब कुछ का उद्भव हुआ, तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, इसमें लज्जा की कोई बात है नहीं। दूसरा, लिंग को यूनिवर्स का भी रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, कॉस्मोस का, वो भी एक आता है। आपने मतलब जो लोगों से सुना है या चर्चा में आपको पता चला, वो बताइए। तो शंकराचार्य जी ने जो बोला, मैंने एक ऑलमोस्ट एक चैप्टर है उसमें वो है, वो डिटेल्स आई थिंक पाठक खुद पढ़ लें, बट संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो लिंग, ये जो शब्द ही है संस्कृत का, लिंग्यते इति लिंगम, तो जो सिग्निफायर है, एनीथिंग दैट सिग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट, उसको लिंग बोलते हैं। चिन्ह, हाँ, प्रतीक है। तो दक्षिण भारत में एक नाम आता है रामलिंगम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो राम का प्राइवेट पार्ट है, तो ये ही रामलिंगम तो बहुत, रामलिंगम, तो इट इज़ अ सिग्निफायर ऑफ समथिंग। तो अलग अलग परिवेश में उसका अलग अलग मतलब भी आता है, और मैंने किताब में लिखा है कि कैसे महाभारत में उसका जिक्र है एज अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ ट्रीज ऑफ अ सर्टन काइंड, जो पेड़ हैं, जो वन हैं, उसका द्योतक, उसके परिवेश में भी लिंग का प्रयोग होता है। एंड ऑल्सो मनुस्मृति में इसका क्या उदाहरण है, एनीबडी हु इज़ एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा आदमी, उसका सिग्निफायर और चिन्ह को भी लिंग उसमें बोला गया है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो अलग अलग है। और लिंग का भी जो है, लिंग पुराण में मैंने एक श्लोक उसमें डाला है कि वो त्रिमूर्ति का भी प्रतीक माना जाता है, कि जो अर्घा के नीचे कुछ हाइट तक वो ब्रह्मा का द्योतक है, बीच वाला विष्णु का है, और सबसे ऊपर जो है वो शिव जी का है। और दूसरा एक और ये है कि जो अर्घा है वो देवी का स्वरूप है, और ऊपर जो लिंग है वो शिव जी का स्वरूप है। तो हमारे इसमें हमेशा अर्धनारीश्वर और पुरुष और प्रकृति में संतुलन हम सब में, और शंकराचार्य जी ने मुझे ये भी बताया, हमें पता भी नहीं था, कि शादी में जो मंत्र होते हैं उसमें वही चीज़ बोली जाती है वर और वधू के बीच, और हम सब में एक पुरुष और प्रकृति का एक एलिमेंट है। तो जो वर है वो वधू को बोलता है कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो कंप्लीट होगी, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मैस्कुलाइन एनर्जी कंप्लीट करूँगा। तो उसका 2 डायमेंशनल एक रिप्रेजेंटेशन जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, अर्धनारीश्वर, उसका 3D फिगर अगर हम दें तो वो लिंग है, जो शिव और शक्ति का द्योतक है। तो इसमें इतने सारे गूढ़ार्थ इसमें जुड़े हुए हैं। हम उसको फैलस ये वो करते, जिस तरह से हम चर्चाएं करते हैं वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट और उनके जो चेले यहाँ पे अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, उन इस तरह से अगर हम देखें उसको,
तो आई थिंक उसका पूरा मतलब ठीक से आएगा नहीं। और इसीलिए आई थिंक शंकराचार्य जी ने मुझे बोला कि एटलीस्ट ब्रीफली और जनभाषा में जो लोग समझे। मैं भी ये मेरा क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि वो टोटली फिलॉसफी अलग है, पर इवन एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अ सेक्रेड स्पॉट इन सब चीज़ों की चर्चा करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चलते हैं। पुस्तक पे तो चर्चा हो गई, हम लिंक भी डाल देंगे और बाकी लोग जो है इस पुस्तक को अवश्य ही क्रय करें, खरीदें और पढ़ें। एक चीज़ मैं बोल दूं कि आई एम श्योर आपके कमेंट्स में 10,000 कमेंट ये आएंगे कि हिंदी में कब उपलब्ध होगी। तो ये वक्त लगता है थोड़ा, बट अप्रैल ऑलरेडी अनुवाद ख़त्म हो गया है। मूलतः मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, फिर कोई अनुवादक को हर पृष्ठ को अनुवाद करना उसमें वक्त समझ थोड़ा आता है, मैं जानता हूँ। हाँ, तो पर फिर भी फटाफट वो भी काम चालू है, और हिंदी और मराठी दोनों साथ साथ। अब इतने महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहाँ गए और मराठा परिवार, राज परिवारों ने इसके लिए किया, तो हिंदी के साथ साथ मराठी में करना भी बहुत ही प्रमुख है। तो इसलिए अप्रैल के महीने में ही पहले सप्ताह में दोनों हिंदी और मराठी आ जाएंगे। और क्योंकि दक्षिण भारत ने इतना वहाँ पे परिश्रम किया, तो उनके लिए भी और आज भी एएसआई सर्वे में जो निकल के आया शिलालेख, वो सिर्फ देवनागरी और संस्कृत नहीं था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सब में आए थे। तो तीनों भाषाओं में भी अनुवाद चल रहा है, और वो शायद मई जून तक वो भी आ जाएगा। तो जिस तरह उस ज़माने में काशी के बारे में पूरे देश में एक जनमानस में वो जागरण था, तो मेरी यही इच्छा है कि इस पुस्तक और उसके अनुवाद, जो भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा, उससे इसका एक पुनर्भाव होगा सब लोगों के बिल्कुल मानस में। अब ब्रिटिश राज की बात करें तो हमेशा एक ग्लोरिफिकेशन दिखता है, लेकिन चाहे शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड वाली स्पीच हो यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट यूनियन करवाती है पता नहीं कौन वो, या फिर आपकी, उसमें उनकी क्रूरता और किस तरह से बिलियंस ऑफ पाउंड्स, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स की प्लंडरिंग, उससे परिचय करवाया गया। अब टीवी पे शशि थरूर जब ये कर रहे थे तो एक बुजुर्ग ब्रिटिश महिला थी, वो मतलब इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो गए, बोले बट वी गेव यू इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कह के कि हमने तुम्हें जो है ट्रेन की पटरियां बिछा दी और सड़क बनवा दिए तुम्हारे। इसको लेकर के आपका क्या विचार है, इस तरह की थॉट प्रोसेस को लेकर के? मैंने शशि थरूर जी के साथ ही काफ़ी डिबेट इस पे किया है लाइव टेलीविजन पे, जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारा हुआ मुठभेड़। तो उनका तो वही है, रेपरेशंस जो बोलते हैं, वापस हमें चाहिए, हम कोहिनूर से लेके सब कुछ हमें वापस दे दो। कभी कभी वो पैसा शायद मिले ना मिले, बट एटलीस्ट एक मॉरल रेपरेशंस है। Exactly. कि एटलीस्ट बता तो दो, नॉलेज तो करो कि तुमने ये किया है। पर वही शशि थरूर जी और उनके पार्टी के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो बोलते हैं, पर उससे पहले जो हुए उसमें तो बोलेंगे तो दे बिकेम अज, वो तो हम बन गए, वो कहाँ बन गए पता नहीं। पर ये जो एक हिस्टोरिकल एमनीशिया है, हम इतिहास को भूलने का की जो प्रक्रिया है, उसी की देन है ये चीज़। अब अंग्रेज़ हो या मुग़ल हो या कोई भी हो, अब रेलवे लाइन उन्होंने बिछाई हमारे लिए लूटने के लिए बिछाई नहीं, उनके अपने जो रॉ मटेरियल्स है, सुदूर गाँवों से लेके शहर तक कैसे लेके आया जाए, और वहाँ से बंदरगाह के रास्ते कैसे इंग्लैंड भेजा जाए, उसके लिए बिछाए गए। बाई चांस कोइंसिडेंटली हमारे लिए भी वो उपयोग में बाद में आ गए, बाद में और सड़कें बनाई या जो भी बनाए। और अंग्रेज़ी, हमने मकौले का मिनट्स तो पढ़ा ही है सब लोगों ने, कि अंग्रेज़ी शिक्षा का क्या गोल है, कि एक वास्ट body of interpreters between us and the millions whom we govern, who are Indian only in blood and skin color, but English in taste, opinions, morals and intellect, ये उनके शब्द हैं। तो किस तरह से हमें इंटेलेक्चुअली कैपिटलाइज किया जाए, उसके लिए उन्होंने दिया। आज वो हमारे बेनिफिट में तो आ रहा है, कि क्योंकि ग्लोबली अंग्रेज़ी का जो का स्थान है कंपेयर टू चाइना, वी कैन, जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर है, उसमें मदद तो आ रही है, पर दैट वाज नॉट देयर इंटेंशन। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है उसका कोई श्रेय नहीं ले सकता, कि वो नहीं ले सकते। कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद के बहुत सारे आयाम होते हैं। एक तो राजनीतिक आयाम है, जो कब्जा करना है देश का। दूसरे आर्थिक आयाम है, जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लेके
वापस फिनिश्ड गुड्स यहाँ लेके आएँ और यहाँ का इंडस्ट्री बर्बाद करें। ये दोनों चीज़। द थर्ड एंड मोर इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक और सांस्कृतिक आयाम है, उससे बच पाना, डीकॉलोनाइज करना बहुत ही मुश्किल है। पहली दो चीज़ें फिर भी हो भी जाएं, हम राजनीतिक तौर से स्वतंत्रता मिल लें, इकोनॉमिक तौर से आज यूके से भी ज़्यादा हम उनके आगे चले गए हैं, पर तीसरा जो आयाम है उससे लिबरेशन और फ्रीडम, स्वतंत्रता लेना, वो बहुत बड़ी एक लंबी एक युद्ध है, क्योंकि वो जनमानस में इतना डीपली वो रूटेड हो गया है फॉर जनरेशंस नाउ। ये जो सत्य छुपाने की और सत्य जो है लोगों तक, जनसामान्य तक ना पहुंचे, इसकी एक लंबी परंपरा रही है और ये अभी भी समाप्त होता नहीं दिखता। जैसे कि आपके ऊपर रॉयल हिस्ट्री सोसाइटी, उसने रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी जो शायद विश्व का एक बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे अपना मेंबर बनाया, फेलो बनाया। उसके बाद यू कैन पुट फेलो ऑफ रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी FRHS टू योर नेम, तो वो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है कि और भारत से शायद कोई है ही नहीं, बहुत या अभी एट प्रेजेंट कोई नहीं है, कोई नहीं है इतिहासकार जो जिनको वो उपाधि मिली है। तो वो बहुत लोगों को मिर्ची लग गई कि ऑब्वियसली कि एक संघी इतिहासकार, ये कैसे हमारे जो एलीट क्लब हैं इसमें इसको सदस्यता कैसे मिली। तो उसके बाद बवाल मच गया था। बहुत सारे जो लोग हैं जिनके नाम भी नहीं लेने हैं, क्योंकि उनका काम का तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं, कोई जानता भी नहीं उनके नाम, तो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप वो सब किए और उनको शायद पता नहीं था कि आई विल कम डाउन सो हेविली। दिखता तो हूँ काफ़ी शांत और इस स्वभाव का, पर आई हैव अ स्पाइन विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उनको शायद मालूम नहीं था। तो केस ठोक दिया सबके ऊपर। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट, इट्स सब जुडिस, बट अभी तक टचवुड केस हमारे पक्ष में ही जा रहा है अच्छे से, और प्राइमा फेसाई डेफामेटरी लेके, तो और मैं आई होप टू टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। नहीं वही नॉर्मल लोग क्या होता है, क्या है, छोड़ो यार इस झंझट, बट इनको इन्हीं की भाषा में समझाना लीगली भी और सार्वजनिक रूप से भी जरूरी है। तुम हारो, माफ़ी मांगो, और वो जो है हम लगाएंगे सोशल मीडिया पर, दिखाएंगे कि ये देखो ये प्रपंच प्रोपेगेंडा कर रहे थे हमारे अगेंस्ट, और इनकी ये बुलीज के साथ डील करने का यही, उनसे प्रेम और सौहार्द के साथ नहीं। हाँ बिल्कुल, बड़े बुली बन के। एक नागरिक को के तौर पे हमारा अपने इतिहास को लेकर के सजग होना कितना आवश्यक है। जैसे कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कुछ लोगों को इतना बड़ा आइकॉन बना दिया गया, आइकॉनिफाई करके, कि दे हैव बिकम प्रॉफिट्स। वो ब्लास्फेमी टाइप का हो जाता है कि यदि आप किन्हीं के बारे, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, मुझे इतना डर है कोई रैंडम आदमी महाराष्ट्र में वो केस कर देगा कि आपने फलाने जी के बारे में कैसे बोला। मतलब मोदी को दिन रात गलिया लो, संघ वालों को गलिया लो, बहुत अच्छा, लेकिन इन फलाने जी को जो हम ढोते आ रहे हैं उनको नहीं। तो ये इतिहास बोध का जो लोप हुआ है हमारे में, और जो फॉल्स आइकन्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, और जो आप बोल रहे थे कि साउथ इंडियन जो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स थे, उनको जैसे चोल, पांड्यचेर, मैं बताता हूँ 9th में या 10th में हम जो हिस्ट्री पढ़ते थे, मुगल साम्राज्य पे 2-3 चैप्टर होते थे। मतलब जो अटाइल झटाइल टाइप के साले जो होते थे ना, जो 10 साल के लिए राजा रहे, उनके ऊपर एक पूरा चैप्टर हुआ करता था। और दूसरी तरफ हम देखें चोल पांड्यचेर, एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ चोल साम्राज्य के बारे में तुम अभी तो वो भी नहीं है। हाँ, एक मैप में उन सबका निपटारा हो जाता है कि ये और छत्रपति शिवाजी महाराज का NCERT में सिर्फ चित्र है और उसके नीचे कैप्शन है कि ये कौन है ये आदमी, बस। तो बस एक जो भारत का युवा शिवाजी महाराज के बारे में उसको बस यही पता चलेगा। इसका हम पे कितना प्रभाव पड़ता है एक जनरेशन के रूप में, क्या होता है इसका असर? बहुत ही ज़्यादा असर होता है अजीत जी। आई थिंक हमारा जो हिस्टोरिकल एमनीशिया के बारे में जो मैंने बोला, और हम अपना इतिहास अपने पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पढ़ते हैं कि किसी अन्य देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, अपनत्व उसमें कोई आता ही नहीं है कि हम अपना कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट डिस्टेंट थर्ड पर्सन नैरेटिव से उसको सिखाया जाता है, और हमेशा लज्जा और ग्लानी इन्हीं चीज़ों के बारे में कि हम तो क्या थे, हम तो लैंड ऑफ लूजर्स थे, एक के बाद आक्रांता आते गए और हम उनके सामने घुटने टेकते रहे। जो साहस के गाथाएं हैं, शौर्य गाथाएं हैं, जो लड़ाइयाँ हम जीते भी थे,
उसके बारे में बहुत ही कम या शायद ना के बराबर। एक तो हमें मॉरल टीचिंग वाली किताब में पढ़ाते थे कि सोमनाथ पे उसने 17 बार आक्रमण किया, टूटा रहा, फिर 18वां बार वो चीटी। मैंने बोला ये कैसे तुम मॉरल स्टोरी में पढ़ा सकते हो? नैतिक शिक्षा की पुस्तक में ये कहानी हम लोग को मैं बिहार और झारखंड में पढ़ा हूँ, और वहाँ नैतिक शिक्षा किताब में कि वो गजनी जो है वो बैठा रहा और वो चीटी को देखता था, 17 बार चढ़ी उतरी, तब जाके उसको इंस्पिरेशन मिला, वो जाके सोमनाथ तोड़ दे। इस टाइप की कहानियाँ हमें पढ़ाएगी तो हम में कहाँ से वो मतलब गौरवानुभूति होगी। और मुगल साम्राज्य भी देखिए पैन इंडिया कभी नहीं रहा, वो 200-300 किलोमीटर में जो सिमट जाता था उसको तुमने सल्तनत और पता नहीं क्या क्या कह के। और उसको पॉपुलर मीडिया में हम सोचते हैं, अकबर के बारे में सोचेंगे तो ऋतिक रोशन, द ग्रेट, पृथ्वीराज कपूर दिखते एक्चुअल में पंचर छाप थे वो। हाँ, उनके जो हैं मतलब इंटरनेट पे फोटो है, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो पंचर छाप पे, उससे मुझे लगता है आजकल के छपरी टपरी जो होते हैं उससे तो स्मार्ट ही दिखते हैं। खैर उसमें हम मतलब जाना नहीं चाहते, लेकिन चलिए सर, आपने समय दिया और मैं पुस्तक का लिंक भी लगा दूंगा। हिंदी में जब आई तो भी हम इस पे एक चर्चा करेंगे, मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, अगर आप उपलब्ध रहे तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे उसकी समीक्षा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद अजीत जी। नमस्कार। नमस्कार।